Welcome to Daily Life Pod, your source for daily inspiration and insights. आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो लगभग एक सदी से या तो लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं या फिर उन्हें बस बेवकूफ बना रही है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब इसके बारे में कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। हाँ। या तो ये सफलता की बाइबल है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। बिल्कुल। और इस पहेली को समझने के लिए हमारे पास जो सामग्रियां हैं वो भी बड़ी मजेदार हैं। एक तरफ तो किताब के सारांश हैं, दूसरी तरफ ऑनलाइन मंचों पर जबरदस्त बहस चल रही है। फिर एक खोजी लेख है जो लेखक नेपोलियन हिल की पूरी कहानी पर ही सवाल उठाता है। और इन सबके बीच मिशिगन यूनिवर्सिटी का एक ताजा अकादमिक शोध भी है। हाँ, जो शायद हमें ये समझने में मदद करे कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों पर क्यों टिके रहते हैं और कुछ क्यों नहीं। तो आज हमारा मकसद साफ है, ये जानना कि इस किताब की इतनी धूम क्यों है, इसके पीछे का विवाद क्या है, और सबसे जरूरी बात, इन सब दावों और पलटा दावों के बीच क्या आज भी हमारे लिए इसमें कुछ सीखने लायक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं किताब के सबसे बुनियादी और कह सकते हैं सबसे मशहूर विचार से। विचार ही वस्तु है। हाँ, थॉट्स आर थिंग्स। सुनने में ये बड़ा दार्शनिक लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। बिल्कुल। कि दुनिया में हर चीज, चाहे वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर हो या कोई छोटा सा आविष्कार, पहले किसी के दिमाग में एक विचार के तौर पर ही पैदा होती है। और यही इस किताब की नींव है। एकदम। और हिल ने इसी नींव पर सफलता के 13 सिद्धांतों की एक पूरी इमारत खड़ी की है। इन 13 सिद्धांतों को अगर हम समझना चाहें तो इन्हें आसानी से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा। पहला हिस्सा है मानसिकता। हाँ। यानी सबसे पहले अपने दिमाग को तैयार करना। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहली है तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जुनून है, किसी चीज को हर हाल में पाने की जिद। दूसरी है आस्था, मतलब फेथ, खुद पर ऐसा अटूट विश्वास कि आप इसे हासिल कर ही लेंगे। और तीसरी? और तीसरी है ऑटो सजेशन, यानी अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना ताकि वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाए। ठीक है, तो मतलब पहला कदम दिमागी खेल को जीतना है, अपनी सोच को मजबूत बनाना है। इसके बाद क्या आता है? एक बार जब दिमाग तैयार हो जाए तो फिर आता है कार्य योजना, यानी एक्शन प्लान। ये वो हिस्सा है जहां सोच को हकीकत में बदला जाता है। इसमें कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम हैं, जैसे विशेष ज्ञान हासिल करना, मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं उसके एक्सपर्ट बनिए। अच्छा। फिर अपनी कल्पना, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उस ज्ञान से नए आइडियाज बनाना। उसके बाद एक ठोस संगठित योजना तैयार करना, फटाफट निर्णय लेना और सबसे जरूरी दृढ़ता दिखाना, यानी हार ना मानना। लगे रहना। हाँ, बस लगे रहना। तो ये मानसिकता और कार्य योजना तो समझ में आती हैं। ये बातें तो कई और लोग भी करते हैं, लेकिन हिल यही नहीं रुकते हैं ना। वो कुछ ऐसी शक्तियों की भी बात करते हैं जो थोड़ी रहस्यमयी लगती हैं। हाँ, और वही इस किताब का तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जिसे हम शक्ति गुणक या पावर मल्टीप्लायर्स कह सकते हैं। पावर मल्टीप्लायर्स। ये वो चीजें हैं जो आपके प्रयासों के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसमें सबसे मशहूर है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। अच्छा, मास्टरमाइंड ग्रुप। हाँ, यानी अपने जैसे ही जुनूनी और लक्ष्य वाले लोगों का एक समूह बनाना और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना। इसके बाद हिल कुछ और गहरी बातें करते हैं, जैसे अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना, अपने मस्तिष्क को एक स्टेशन की तरह समझना, विचारों को भेजने और पाने वाला। बिल्कुल। और आखिर में एक रहस्यमय छठी इंद्री या अंतर्ज्ञान को विकसित करना। हिल कहते हैं कि ये छठी इंद्री तभी जागृत होती है जब आप बाकी सभी 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं। ये सिद्धांत तो बहुत बड़े और गहरे लगते हैं, लेकिन हिल ने इन्हें लागू करने का एक बहुत सीधा साधा तरीका भी दिया है, जो शायद इस किताब की सबसे मशहूर चीज है। वो 6 कदमों वाला फॉर्मूला। हाँ, वो 6 कदम। पहला, आप कितना पैसा चाहते हैं उसकी एक सटीक रकम तय करें। बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि मान लीजिए 1,50,00,000 रुपए, बिल्कुल सटीक। दूसरा, उस पैसे के बदले में आप क्या सेवा या उत्पाद देंगे, ये साफ साफ तय करें। सही बात है। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें, जैसे 31 दिसंबर 2028 तक। चौथा, एक योजना बनाएं और उस पर तुरंत काम शुरू कर दें, चाहे आप पूरी तरह से तैयार महसूस ना कर रहे हों। बिल्कुल। पांचवा, ये चारों बातें
रकम आप क्या देंगे, समय सीमा और योजना एक कागज पर लिखें। और छठा और आखिरी कदम, इस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें और पढ़ते हुए ये कल्पना करें और महसूस करें कि वो पैसा पहले से ही आपके पास है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर क्या सिर्फ कागज पर कुछ लिखने और उसे दोहराने से कोई अमीर बन सकता है? ये थोड़ा जादू ही नहीं लगता? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा। इसकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण यही फॉर्मूला है। सोचिए, ये किताब 1937 में आई थी। अमेरिका की महामंदी के बीचों बीच, लोग बेरोजगार थे, भविष्य अंधकार में था, कोई उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। ऐसे में एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सितारों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, बस ये 6 कदम उठाओ। ये लोगों को एक उम्मीद देता है। उन्हें लगता है कि वे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा सकते हैं। एक सीधा स्पष्ट एक्शन प्लान है, कोई उलझावा दर्शन नहीं। हाँ, इसने लोगों को सशक्त महसूस कराया। और अब उस दावे पर आते हैं जिसने इस किताब को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। किताब की पूरी बुनियाद इस एक कहानी पर टिकी है कि सफलता का यह रहस्य नेपोलियन हिल को उस दौर के सबसे अमीर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने खुद सौंपा था। कार्नेगी ने उन्हें 20 साल का एक मिशन दिया था कि वो अमेरिका के 500 सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लें और सफलता का ये फॉर्मूला आम लोगों के लिए तैयार करें। यही दावा है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या? हमारे स्रोत, खासकर जो इतिहासकार और जीवनीकार एंड्रयू कार्नेगी की जिंदगी पर काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि इस बात का एक भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। एक भी नहीं कि नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी कभी मिले भी थे। एक भी खत नहीं, कार्नेगी के अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं, उनकी डायरी में एक शब्द तक नहीं, कुछ भी नहीं। 1 मिनट, मतलब इस किताब की पूरी बुनियाद, इसकी ओरिजिन स्टोरी, वो ही झूठी हो सकती है? हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वो जो 500 सफल लोगों के इंटरव्यू की कहानी है, वो भी शायद मनगढ़ंत हो। बिल्कुल। और शक की सुई यही नहीं रुकती। जब आप हिल की अपनी जिंदगी को खंगालते हैं तो और भी परेशान करने वाली बातें सामने आती हैं। जैसे? ऑनलाइन चर्चाओं में लोगों ने सीधे सीधे एक साबित झूठा और धोखेबाज तक कहते हैं। अरे, हमारे पास जो खोजी लेख है वो बताता है कि जिस साल 1908 में हिल ने कार्नेगी से अपनी वो ऐतिहासिक मुलाकात का दावा किया, उसी साल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अल्बामा में लकड़ी के बिजनेस में धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस से भाग रहे थे। अरे बाप रे! और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। नहीं, उनके पूरे जीवन में कई व्यापार सफल हुए और उन पर धोखाधड़ी के कई आरोप लगे। और शायद सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 1970 में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो गरीबी में मरे। क्या? हाँ, इस किताब से जो बेशुमार रॉयल्टी आई वो उनकी पत्नी रोजा ली बिलैंड को मिली। और कुछ स्रोतों का तो ये भी कहना है कि किताब को लिखने और उसे इस रूप में ढालने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। तो उसका मतलब ये हुआ कि नेपोलियन हिल ने इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके बिजनेस में सफलता हासिल नहीं की, नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों को बेचकर सफलता हासिल की। जैसा किसी ने ऑनलाइन फोरम पे लिखा है, ये तो आज के उन कोर्स बेचने वालों जैसा ही मामला है। ठीक यही बात, जो आपको अमीर बनना सिखाने का कोर्स बेचकर खुद अमीर बनते हैं। और यही इस किताब की आलोचना का सबसे मजबूत आधार है। सवाल उठता है कि अगर इस फॉर्मूले का रचयिता खुद अपनी आर्थिक जिंदगी में इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाया, तो हम कैसे मान ले कि ये दूसरों के लिए काम करेगा? ये किताब के नैतिक अधिकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। तो फिर ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि अगर हिल को ये विचार कार्नेगी से नहीं मिले, तो असली एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का राज क्या था? क्या वो भी कुछ ऐसा ही सोचते थे? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। जब हम कार्नेगी के अपने लेखों और भाषणों को पढ़ते हैं तो उनकी सोच हिल की सोच से बिल्कुल अलग नजर आती है। एक उदाहरण लेते हैं, करियर की शुरुआत। अच्छा। कार्नेगी हमेशा कहते थे कि किसी भी इंडस्ट्री में सबसे नीचे से शुरू करो, हर काम को अपने हाथ से सीखो और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो। जबकि हिल ने तो इसका ठीक उल्टा लिखा है। किताब में उनका तर्क है कि नीचे से शुरू करने वाले ज्यादातर लोग नीचे ही रह जाते हैं। बिल्कुल। हिल का कहना था कि हमेशा टॉप पोजीशन, लीडरशिप का लक्ष्य रखो, चाहे अनुभव हो या ना हो। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और एक और बहुत बड़ा अंतर है ध्यान के केंद्र का।
हिल का पूरा जोर पैसे के लिए जुनून रखने, उसे कल्पना में देखने पर है। ये बहुत हद तक एक मानसिक प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर कार्नेगी का जोर बहुत ही व्यावहारिक चीजों पर था। व्यापार चलाने का कौशल, सही विवेक या जजमेंट का इस्तेमाल, अच्छी आदतें और सामान्य ज्ञान। तो एक तरफ हिल के लिए सबसे जरूरी शब्द जुनून था, और कार्नेगी के लिए विवेक। तो एक तरफ हिल का जादुई फॉर्मूला है और दूसरी तरफ कार्नेगी का सीधा साधा दर्शन, ईमानदार मेहनत करो, किसी एक चीज के एक्सपर्ट बनो और जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करके दिखाओ। सही कहा। कार्नेगी ने एक बार शेक्सपियर का एक मशहूर कथन भी इस्तेमाल किया था, दोष प्रिय ब्रूटस हमारे सितारों में नहीं बल्कि हम में है कि हम अधीनस्थ हैं। मतलब सब कुछ हम पर है, हमारी मेहनत पर। बिल्कुल, वो सफलता का श्रेय व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कर्म को देते थे, किसी गुप्त फॉर्मूले को नहीं। ऐसा लगता है कि हिल ने कार्नेगी के नाम की विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके अपने विचारों को बेचा। यहां आकर मामला बहुत उलझ जाता है। एक तरफ हमारे पास एक लेखक है जिसकी अपनी कहानी भरोसे के लायक नहीं है, दूसरी तरफ एक किताब है जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तो फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने इस किताब से सच में सफलता पाई? सही सवाल है। ऑनलाइन फोरम पर उस आदमी की कहानी है जो एक टूटे-फूटे ट्रेलर में रहता था और 8 साल में $1 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन गया, और वो इसका पूरा श्रेय थिंक एंड ग्रो रिच को देता है। हाँ। तो अगर लेखक धोखेबाज था तो किताब लोगों की मदद कैसे कर सकती है? ये विरोधाभास समझ नहीं आ रहा। और शायद इसी विरोधाभास को समझने में मिशिगन यूनिवर्सिटी का वो शोध हमारी मदद कर सकता है। अच्छा, वो अकादमिक शोध। हाँ, ये अध्ययन सीधे तौर पर इस किताब पर नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करता है जो ऑनलाइन सेल्फ हेल्प मंचों पर सक्रिय होते हैं। शोधकर्ताओं ने 2 तरह के लोगों के बीच के अंतर को देखा। दृढ़ यानी जो लोग लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर काम करते रहते हैं, और अस्थिर जो कुछ पोस्ट करके गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और उन्हें जो पैटर्न मिला वो बहुत दिलचस्प है। क्या पता चला? धारण ना रहे हों। जैसे शोध में पाया गया कि जो लोग अपने लक्ष्यों पर लंबे समय तक टिके रहते हैं, वे आम तौर पर उस सेल्फ हेल्प फोरम से जुड़ने से पहले ही फिटनेस, पर्सनल फाइनेंस या किसी और आत्म सुधार से जुड़े समुदायों में सक्रिय होते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि उनके अंदर पहले से ही एक उद्देश्य की निश्चितता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस मौजूद है। अच्छा, मतलब वो बदलाव की प्रक्रिया में पहले से ही थे। वो किताब या फोरम उनके लिए शुरुआत नहीं बल्कि उस यात्रा का एक हिस्सा था। बिल्कुल सही। वो बस एक नया टूल या एक नया नक्शा ढूंढ रहे थे। शोध ये भी बताता है कि इन दृढ़ लोगों की जो पहली पोस्ट होती है वो अक्सर बहुत लंबी और ज्यादा विस्तृत होती है। वो सिर्फ ये नहीं लिखते कि मुझे अमीर बनना है, क्या करूं? नहीं, बल्कि वो अपनी पूरी स्थिति, अपनी योजना, अपनी मुश्किलों के बारे में विस्तार से लिखते हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने पहले से ही संगठित योजना और विशेष ज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब का असली मूल्य शायद किसी गुप्त फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट के तौर पर है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा काम करती है जो पहले से ही एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये किताब उन्हें एक ढांचा देती है, उनके बिखरे हुए विचारों को एक जगह केंद्रित करने में मदद करती है और एक सकारात्मक मानसिकता देती है। हाँ, जैसा कि उस सफल व्यक्ति ने कहा था, ये उसके लिए एक किक की तरह थी जिसकी उसे उस वक्त जरूरत थी। बिल्कुल। किताब शायद उन बीजों को अंकुरित होने के लिए सही खाद पानी देती है जो पहले से ही जमीन में मौजूद है। जो लोग पहले से ही अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित हैं, वो इन सिद्धांतों को एक गाइड बुक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ एक जादुई छड़ी की तलाश में हैं, उनके लिए ये शायद सिर्फ एक मानसिक व्यायाम बनकर रह जाती है, जैसा कि कुछ आलोचकों का कहना है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इसे पढ़ रहा है। तो आज की हमारी इस पड़ताल से एक बहुत ही अजीब तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी किताब जिसके पास सफलता का एक शक्तिशाली और आकर्षक फॉर्मूला है, लेकिन जिसका लेखक शायद एक धोखेबाज था जिसने इसकी मूल कहानी ही गढ़ दी थी। ये एक असाधारण विरोधाभास है। और ये संघर्ष सिर्फ नेपोलियन हिल या इस एक किताब तक सीमित नहीं है। ये पूरे सेल्फ हेल्प उद्योग के दिल में बसा हुआ संघर्ष है कि क्या इसका मकसद वास्तविक व्यावहारिक सलाह देना है या फिर सपने बेचना है। बिल्कुल। और क्या प्रेरणा का स्रोत प्रामाणिक होना जरूरी है, या अगर सलाह काम करती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आई कहां से। ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा से जो अकादमिक शोध वाली बात सामने आई, वो एक बहुत मजबूत विचार पेश करती है कि जो लोग आत्म सुधार में सच में सफल होते हैं, वे किसी किताब या गुरु को खोजने से पहले ही कुछ खास तरह का व्यवहार कर रहे होते हैं।
तो अंतिम सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि क्या थिंक एंड ग्रो रिच काम करती है, बल्कि शायद असली सवाल ये है कि आप अभी कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं, और आप उस ऊर्जा और तैयारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, चाहे वो 90 साल पुरानी इस विवादास्पद किताब के साथ हो या फिर इसके बिना।